गाइस वेलकम टू कोडिंग का मज़ा। तो हमने जावा का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आइडेंटिफायर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो कंट्रोल स्टेटमेंट ये है कि जिसके द्वारा हमने एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है और इसमें कुछ लाइंस लिखा है, मतलब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ लाइंस लिखा है। मान लीजिए कि हमने ऐसे लिखा है कि इंट ए, ऐसे कुछ लिखा है, काफ़ी सारा लाइन लिखे हैं और लाइन को मैं ऐसे 1 2 3 से डिस्कस कर देता हूँ कि एक एक लाइन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप ऐसा करना चाहते हो कि आप ये जो 1 वाला लाइन है वो आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मेरा जब प्रोग्राम फ्लो हो तो ये 2 वाला लाइन, 3 वाला लाइन और 4 वाला लाइन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि 4 वाला लाइन एग्जीक्यूट हो और 5 वाला लाइन एग्जीक्यूट हो, या फिर आप ऐसा भी चाह सकते हो कि मेरा सिर्फ एक लाइन नंबर लाइन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लीजिए ये जो 3 नंबर और 4 नंबर लाइन है इसको आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। ये बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये वाला भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। अगर तो जो भी मतलब हम लोग लिखेंगे जो हमने एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब 3 नंबर और 4 नंबर लाइन अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग एक ब्लॉक में लिखते हैं। ब्लॉक क्या कहते हैं? जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जो 3 नंबर और 4 लाइन है नंबर लाइन, इसको एक ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद कुछ और भी अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वो सब एक ब्लॉक में लिखेंगे और उस ब्लॉक के ऊपर एक कंडीशन दे देंगे, ठीक है। इसको ही बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम जितना मर्जी उतना ब्लॉक लिख सकते हैं और वहां पे हम कंडीशन दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम लोग कोई लाइन या फिर ग्रुप ऑफ लाइंस अगर हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर हम लोग वो वाला लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो वो सब हम कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग को 3 नंबर और 4 नंबर लाइन एग्जीक्यूट करना है तो हम 1 नंबर और 2 नंबर लाइन क्यों लिखें? 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर लाइन क्यों लिखें अगर हम लोग 3 नंबर 4 नंबर लाइन एग्जीक्यूट करना है? लूपिंग का तो आप समझ गए कि ये जो लाइन है वो बार बार एग्जीक्यूट करना है इसलिए लूप लगेगा। बट ये 1 नंबर और 2 नंबर लाइन अगर हम लोग को चाहिए ही नहीं, हम लोगों को चाहिए कि 3 नंबर 4 लाइन एग्जीक्यूट हो, तो हम 3 नंबर 4 नंबर लाइन डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते? तो इसका आंसर है कि हम प्रोग्राम इनपुट के द्वारा हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इनपुट मांगेगा, ठीक है। हम ऐसा कोड लिखेंगे जहाँ पे इनपुट मांगेगा, रन टाइम पे हम इनपुट दे सकते हैं। तो प्रोग्राम की इनपुट के द्वारा अलग अलग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एक वही प्रोग्राम लेके, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक वेरिएबल बनाते हो, इंट ए नाम का, उसमें आप लोग 10 डालें और इंट बी नाम का उसमें आप लोग 11 डालें, ठीक है। और आप चाहते हो कि इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो फाइंड करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इफ के अंदर ऐसे आप लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मान लीजिए ये जो इनपुट है ये हम लोग डायरेक्ट नहीं देते। हम जब प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं हम लोग, मतलब इसको इनपुट नहीं देते, हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम पे हम लोग इनपुट देते हैं। तो इनपुट जब देंगे तो यहाँ पे जब डिफरेंट इनपुट दे सकता है कोई भी यूजर, तो ये 10 11 दे सकते हैं, 12 13 दे सकता है, 4 0 दे सकता है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन वो इस वाला ब्लॉक में भी एग्जीक्यूट हो सकता है और इस वाला ब्लॉक में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमको नहीं पता कि हम कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। वो प्रोग्राम की इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके वजह से हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे 3 नंबर 4 नंबर लाइन में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके ये थोड़ा आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम करेंगे तब हमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं इसमें एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट।
जैसे कि आपका है कंडीशनल स्टेटमेंट, पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इफ आता है, एल्स इफ आता है, और स्विच केस आता है, और नेस्टेड इफ भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है, और डू व्हाइल लूप आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जंप स्टेटमेंट आता है। तो जंप स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है, और आपका एक रिटर्न नाम का आता है। तो ये देखिए कंडीशन स्टेटमेंट, तो मैंने आपको बोला था ना कि ये हम लोग कोड लिखे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लाइन, हम चाहते हैं कि ये 2 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो, 3 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो, 1 और 2 4 एग्जीक्यूट ना हो। तो ये जो चीज है ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक आपको बोला था कि हम लोग चाहते हैं कि 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो, हम जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जंप स्टेटमेंट थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो हम अगर चाहते हैं कि ये 2 नंबर और 3 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो, और बीच में ही कोई मतलब ये 2 3 4 ये तीनों लाइन हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, और बीच में छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग इन ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इफ लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन इसका सिंटैक्स है, ठीक है, और नीचे एल्स लिखेंगे, और ये एक और एक ब्लॉक है। तो हम जितना लाइन ऑफ कोड हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, 3 लाइन 4 लाइन, तो वो सारे जो कोड है जितना हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, माने 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड है, उसमें से हम लोग ये 3 लाइन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये 3 लाइन को हम लोग ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे इस लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और कोई अलग कंडीशन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और कंडीशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और कौन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसको अगर आप अभी समझ में नहीं आएगा, आपको जब प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एल्स इफ। तो ये इफ एल्स का सिंटैक्स है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ऐसे लिखना पड़ता है। इफ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, मतलब यहाँ आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जितना भी आप लिखना चाहते हैं वो वाला। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उतना लाइन ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों का नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ इस तरह भी है, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने कोई इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद भी आप कंडीशन दे सकते हैं कि अगर इफ के अंदर कोई एग्जीक्यूट हो उसके बाद दोबारा इफ लगा सकते हैं, अगर वो वाला एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा वाला स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इफ लिखा मैंने, और नीचे उसके अंदर ठीक है, देख सकते हैं ये वाला इस पेरेंट है, उसके अंदर मैंने दोबारा इफ लिखा है। मतलब ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद एक और एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप एल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला चीज आप लोगों ने शायद सी में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का नेस्टेड इफ तो हो गया। उसके बाद एक और एक है आपका एल्स इफ सभी आता है, तो वाला पहले डिस्कस करना चाहता था पर मैं कर देता हूं। जैसे कि तो ये है एल्स इफ का सिंटैक्स, मतलब इफ के अंदर भी कंडीशन दे सकते हैं, उसके बाद अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये जो कर्सर है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ का कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन चेक होगा, अगर ये वाला भी सेटिस्फाई ना करेगा तो ये इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे आप जितना भी चाहिए एल्स इफ लिख सकते हैं और उतना कंडीशन आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एल्स इफ लिखा, उसके बाद आप नीचे और एक एल्स इफ लिख सकते हो, ऐसे आप काफी एल्स इफ लिख सकते हो,
ठीक है। मतलब ये वाला आपका अगर पहले यहाँ आएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे अगर उसको रॉन्ग मिलेगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। अगर नीचे और भी एल्स लिखा होगा तो वो वाला होगा। उसके बाद अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इफ एल्स नेसेसरी। तो अब हम बात करते हैं स्विच केस के बारे में, ठीक है। तो स्विच केस क्या है? तो हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस में क्या है कि आपको यहाँ पे स्विच लिखना पड़ता है और यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप टेस्ट करना चाहते हो वो वाला वेरिएबल लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद केस 1 केस 2 ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब केस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, केस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब और उसके बाद डिफॉल्ट ऐसे। तो ये क्या है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल लिखा इंट ए नाम का, ठीक है। उसको आप इनपुट लेंगे यूजर से, यहाँ से जैसे भी ले, और वहां पे ए वाला ए यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इनपुट ए का वैल्यू कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो वो जो जितना भी वैल्यू हो सकता है वो सब आप यहाँ लिखेंगे। जैसे केस अगर ए का वैल्यू अगर 1 हो तो केस 1, तो वहां पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। अगर ए का अगर वेरिएबल का वैल्यू अगर 2 हो तो केस लिखेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर कोई सा भी नहीं हो, मतलब ए का वैल्यू अगर इनमें से कोई भी नहीं हो, ये 1 भी नहीं हो, 2 भी नहीं हो, आप जितना चाहे लिख सकते हैं। अगर कोई भी नहीं हो तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देंगे और डिफॉल्ट के अंदर जो भी होगा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एक चीज, आप ऐसा लिखने के बाद लास्ट लाइन के पहले आपको ब्रेक लिखना है, पर लास्ट वाला जो डिफॉल्ट है उसके आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों लिखना होता है? क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, पर आपको लिखना पड़ता है। मतलब केस 1 केस 2, मतलब हमने जितना भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे नीचे ब्रेक लिखना पड़ता है, लास्ट वाले में लिखने का जरूरत नहीं है डिफॉल्ट में, ठीक है। लास्ट वाले में लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं सिंटैक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ प्रॉपर्ली, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। स्विच वेरिएबल टू बी टेस्टेड, मतलब वेरिएबल क्या, जो भी आप वेरिएबल टेस्ट करना चाहते हो लिखना है। और यहाँ पे केस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए कौन सा केस के लिए है वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखोगे, एग्जीक्यूट होगा। वहां पे आप केस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल उसका जो भी है वहां पे एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अगर कोई सा भी वेरिएबल का वैल्यू ऐसा नहीं है तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आज हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो भी मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी लूपिंग स्टेटमेंट है वो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।